मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी ही अपनी HP केमिस्ट्री क्लासेस में। और डियर बच्चों, आज हम पुनः एक बार फिर क्लास 11th के PYQ जिसे MCQ क्वेश्चन पर हम आज बात करेंगे। आपको पता हो, जैसा कि आप देखते हैं, यह लेसन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है और परमाणु संरचना से संबंधित आज आपके 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। इन क्वेश्चनों को आप बड़ी ही कंसंट्रेशन भाव से ध्यान से सुनना। कोई समस्या किसी प्रकार की आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है बच्चों। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। इधर से आइए, आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला कि हीलियम का स्पेक्ट्रम अनुमानतः निम्नलिखित में से किसके समान है। तो हीलियम का स्पेक्ट्रम पता लगाना हो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है यह पता लगाइए। तो आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए किसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। H का हो ही नहीं सकता एटॉमिक नंबर 2, क्योंकि इसका 1 होता। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है। Li प्लस का देखें तो Li का एटॉमिक नंबर 3 और प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, इसका मतलब 2। आप देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 भी और Li प्लस के भी परमाणु क्रमांक 2, अर्थात हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और लिथियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हीलियम और लिथियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। इन दोनों का स्पेक्ट्रम समान होगा क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है। बी राइट आंसर है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यहाँ ध्यानपूर्वक आप सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है 3p कक्षक में नोडों की संख्या, स्फेरिकल नोड की संख्या कितनी होती है। अगर नोड की संख्या ज्ञात करनी हो रही है तो फॉर्मूला होता है n - l - 1। मैं दोबारा कहता हूँ, नोड की संख्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र होता है n - l - 1। नोडों की अगर संख्या ज्ञात करनी हो, लेकिन नोड की संख्या किस में ज्ञात करनी है, 3p कक्षक में। तो आपको एक इतनी बात याद होगी कि यदि s कक्षक हो तो इसमें l बराबर इसका मान 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। यदि p कक्षक है तो l का मान 1 होगा। यदि d कक्षक है तो l के लिए इसका मान होगा 2। इधर f कक्षक हो तो l का मान होगा इसके लिए 3। तो आइए अब 3p कक्षक के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो n बराबर तो कितना है आपका 3 और l बराबर क्या होगा p कक्षक के लिए 1, ठीक। अब आप इन 3 1 को मान यहाँ रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, अर्थात आंसर 1 आ जाएगा। अर्थात n की जगह पर आप 3 रखेंगे, माइनस l का मान कितना आया 1, -1 होता ही है, -1 आप इनको सॉल्व करेंगे, टोटल कितना है ओनली 1, ठीक है। तो मैं दोबारा कहता हूँ, नोडों की संख्या यदि ज्ञात करना, स्फेरिकल नोड की संख्या कहता हूँ तो सूत्र होता है n - l - 1। s कक्षक के लिए l बराबर 0 होता है, p कक्षक के लिए l बराबर 1, d कक्षक के लिए l बराबर 2, f कक्षक के लिए l बराबर 3 होता है। तो 3p कक्षक के निकालना तो p के आगे 3 है, इसका मतलब n बराबर 3 और p कक्षक है तो l बराबर 1। इन मानों को यहाँ रखिए, आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चले आगे तीसरे नंबर पर। आगे देखिए तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ कहा है कि यदि प्रथम कक्षा की त्रिज्या r हो तो
हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा की त्रिज्या चाहिए। अब NV पता नहीं है कि कौन सी कक्षा, लेकिन NV 1 2 3 कक्षा का मैंने करा nth मतलब n कक्षा की यदि त्रिज्या चाहनी हो तो सूत्र होता है RN²। अब लेकिन पता नहीं है, ठीक है, इसका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। n कक्षा की त्रिज्या होती है RN², इसलिए हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लेक्चर को देखिए। यदि आपको ना समझ में आए तो आप हमें एक बार बता देना, हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का और अच्छे से अच्छा प्रयास करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको वीडियो भी पसंद आए। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि आपको इससे भी अच्छे बेटर क्वेश्चन कई यूट्यूब वीडियो पर मिल रहे होंगे, लेकिन मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ। यदि आपका बेस तैयार रहा तो आप कोई भी किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल का भाग नहीं है। बोहर मॉडल का भाग नहीं है, ये पूछ रहा है, ध्यान देना बात को। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं है पूछा इसने, नॉट। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, यस, ये आपका सही है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, इस बात ध्यान देना, ठीक। नाभिक के निकट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे ये नाभिक बना है आपका, ये नाभिक है, नाभिक के पास ये कक्षा है, तो वो कहते हैं नाभिक के निकट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होगी। अर्थात यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी किसके अपेक्षा, इस नाभिक की अपेक्षा, क्योंकि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा हो, इतनी ताकत होती है नाभिक में, ना कि इलेक्ट्रॉन में होगी इलेक्ट्रॉन भाग जाए यहाँ से। तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होगी लेकिन नाभिक की अधिक होगी, इसी राइट आंसर है। सी में देखें तो नाभिक के चारों ओर की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। तो आप जानते हैं ये नाभिक है आपका, नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती हैं इस प्रकार, नाभिक के चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन का नाभिक के चारों ओर की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। इसका मतलब ए भी राइट आंसर है। अब आइए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं गति साथ साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। कक्षा में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति सही से ज्ञात नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती कहा, मतलब इसका मतलब है हम ज्ञात कर सकते हैं। डी आपका यहाँ राइट होगा, इसका मतलब ये तीनों आपके गलत होंगे, ठीक है। 4th नंबर का आपका डी राइट क्वेश्चन आंसर था। आपको समझ में आया होगा ऐसा हमें लगता है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करें। देखिए ये रखा आपके लिए 5वां नंबर, ठीक है। थोड़ी बहुत जगह ले लें हम आपसे। चाहिए क्या कहता है, N2+, तो N2+ है तो भैया N2+ का मतलब क्या, देखो N2+ का मतलब क्या होगा आपको जानते हैं। N का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7, और 2+ का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दान दिए, कितना बचा टोटल 5। मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो चलिए कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन बना 1s2 2s2 एंड 2p1 2p1। अब 2p1 है तो p में p की ऑर्बिटल बनाइए, कितनी होती, 3 बनाई हमने 3 ऑर्बिटल। p में कितना 1, तो क्लॉक वाइज ही बढ़ेगा, अर्थात यही जोड़ा नहीं बना रहा है, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप पहले करे भी होंगे, ठीक है। बताइए समझ में आएगा। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, तो 7 में 2 बस 5 इलेक्ट्रॉन में 2p1, p में ऑर्बिटल होती थी 3 बनाए, p पे 1 इलेक्ट्रॉन था तो करके देखा, क्योंकि केवल यही इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, युग्मित नहीं है तो अयुग्मित है, कुछ तो होगा, या तो सत्य या असत। समझ में आया बात। ये 5वें नंबर का सी राइट आंसर होगा। आइए 6वें क्वेश्चन में बात करते हैं हम आपके लिए, देख लीजिए अच्छे से। इतना ही करते हैं जिससे एक जगह भी रहेगी और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत। चलिए 6वें क्वेश्चन में देखिए ना क्या कहता है। देखो 1989 में आया था, लेकिन बहुत समय पुराना क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेस तैयार होगा आपका तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा।
अब बहुत काफ़ी अच्छे तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे अच्छे क्वेश्चन पर। उप कक्षा में मतलब जो सब सेल होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस व्यंजक द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखो पहली बात है ना, उपकोष में, देखो मैं क्या कहता हूँ, उपकोष में कक्षाओं की यदि संख्या चाहनी हो, उपकोष में कक्षाओं की संख्या चाहिए तो फॉर्मूला बनता है, खुद जानते होगे आप, क्या बनता है, 2l + 1। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें आपका कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब है 4l + 2। बस समझ, दोबारा सुन लीजिए। उपकोष में कक्षाओं की यदि संख्या चाहिए तो सूत्र होता है 2l + 1, और उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए तो 4l + 1 होगा। इसका मतलब है 2l + 4l + 2 चाहिए, तो आपका क्या होगा, यहाँ बी राइट आंसर होगा। ठीक है, दोबारा कहता हूँ, उपकोष में कक्षाओं की संख्या चाहिए तो 2l + 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए तो मल्टीप्लाई 2 का कर दीजिए, हो जाएगा क्या, 4l + 2। ठीक, क्लियर हो गया, छठवें का राइट आंसर हो गया। अब चलिए 7वें नंबर में क्वेश्चन में आइए। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, देखो क्वांटम नंबर कितनी होती है, 4, n l m और s, n l m s, ये 4 क्वांटम संख्या होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेट एंड स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समय कितने की, 2। एजीमुथल कितने की, एजीमुथल समझ रहे हैं ना, दूसरी द्वितीय कौन सा, दिगंशी, कितने की, 1। कि सभी कक्षाओं में 25 इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताना है, तो पता लगाएंगे। देखो l = 1 है, तो इसका मतलब है आपके पास सब सेल क्या है, p है, और 2 है आगे तो 2p, अर्थात इसका मतलब है हमें 2p में बोले तो इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। 2p कक्षा में बतानी है, तो कैसे बताएंगे, 2p कक्षा में बतानी है इलेक्ट्रॉन संख्या। तो अभी इलेक्ट्रॉन संख्या के लिए क्या सूत्र लिख रहा था, क्या लिख रहा कि कक्षाओं में 25 इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या चाहिए, सूत्र निकाल सकते हैं कक्षाओं में, 4l + 2 होगा, तो 4, l का मान कितना है, 1 और +2, 4 1 कम 4 और 2 6, कितने गए, आपका सी राइट आंसर होगा। समझ बात में, दोबारा सुन लीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या n = 2 देगी, l = 1 हो गई, तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या सूत्र होता है 4l + 2, इससे कोई आवश्यकता नहीं है, ये जानकारी लिख दिया है। 4l + 2 है, 4, l कितना है 1 और कितना 2 है, 4 1 4 2 6, इसका सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो 7वें नंबर का आपका ये राइट आंसर होगा, जो 4 + 2 के अकॉर्डिंग हमने आपका सॉल्व किया। 7वां क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन में देखिए। अगर 8वें नंबर क्वेश्चन में हम देखें तो क्वेश्चन कहता है कि एक आयन की बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। यह कौन सा ऐसा आयन है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हम करके देखें थोड़ा सा। तो आप देखिए क्या दिया गया है, Cu+, इसी को उठा के देखते हैं। Cu का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। 1 प्लस का मतलब है टोटल कितना बचा, 28। आप करके देखें, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, लेकिन कितना आएगा 4s1 एंड 3d10 आएगा। आपको पता है इस बात को, क्योंकि 1 प्लस चला तो बाह्यतम कक्षा जाएगा ना। यहाँ से क्या होता है, एक बार दोबारा देख लीजिए आप। यहाँ करता हूँ मैं 3d9 एंड 4s1 4s2, ठीक है। आप जोड़िए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 19 20 और 9 29 होते ही है। लेकिन 29 हो गया, लेकिन हमें क्या करना है,
इसकी लास्ट कक्षा में 1 करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि अपवाद है, एक्सेप्शन केस है। यहाँ पर कितना होगा 10, यहाँ 10 होगा, यहाँ कितना होगा 1। अब कहते हैं Cu प्लस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम होना है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। केवल क्या हो गए, अब देखो आउटर सेल क्या होगा, यही हो गया 3 3 3, तो 10 6 16 2 18। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा मिटा के मैं दोबारा बताता हूँ, देखना। आप भी ध्यान लीजिए। क्वेश्चन कहता है एक आयन की बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, यह कौन सा आयन है? तो कोई दिक्कत नहीं है, Cu प्लस। Cu प्लस का मतलब देखो इलेक्ट्रॉन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 एंड 4s2। ये होते ही है, बेसिक रूप से करेंगे। लेकिन कॉपर हो या क्रोमियम हो या मोलिब्डेनम हो, ये सभी के सभी एक्सेप्शन है। इनकी आउटर सेल में या तो 5 हो इलेक्ट्रॉन या 10 हो, तभी ये स्टेबल होते हैं। तो इनकी आउटर सेल में 5 या 10 हो। कौन कौन में? क्रोमियम हुआ, कॉपर हुआ, मोलिब्डेनम हुआ। इनकी कक्षाओं में आउटर सेल में या तो डी कक्षक में, इनका मतलब है डी कक्षा में या तो 5 हो या 10 हो, तभी ये स्टेबल होते हैं। तो डी कक्षा में कितना है, 9 है। तो इसको क्या करना है, इसको करना है हमें 10। कैसे करेंगे? इसको करेंगे 10। तो कैसे करेंगे, देखो इधर कर, अरे सॉरी, चलिए दोबारा करता हूँ, ठीक है। इसी कमरे का कहाँ, इसी कक्षा में कितना होना चाहिए, ओनली 1। इस कक्षा में कितना होना चाहिए, 10, ठीक। अब कहता है Cu प्लस, प्लस का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन कम। 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है तो जैसे हटा दीजिए। अब देखो बाह्यतम कक्षा कौन होगी, 3 3 3, यही वाली बाह्यतम कक्षा होगी। बाह्यतम कक्षा में 10 6 16 2 18, और क्वेश्चन होते बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, तो भैया Cu प्लस ही में तो 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। तो ये हो गया आपके 8वें नंबर का राइट आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए 9वें क्वेश्चन पर, देखिए ये आपका दिया है 9वां क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन कहता है दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये सर्कस करेंगे हम पाउली का, किसके नियम, पाउली का। ये पाउली का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम। देखो एक नियम बता दो। हुंड का नियम कहता है कि सीधी ध्यान लिए, हुंड का नियम कहता है कि किन्हीं 2 परमाणु के लिए चारों, अरे एक मिनट, मतलब प्रत्येक कक्षा में जब तक इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो सकते, जब तक प्रत्येक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए, ये आपका हुंड का नियम होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते, तो ये आपका नियम है, पाउली का नियम है, जो आपको ये जानकारी देता है, ठीक है। 9वें का डी आंसर होगा। ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको पता भी है कि काफ़ी क्वेश्चन आप रिलेटेड हैं आपके सिलेबस से, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। दिगंशी क्वांटम संख्या L बराबर इसके कितना दिया है, 3। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, L बराबर 3 दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी क्या होगी। तो आपको बताया इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या याद करने का होगा 4L प्लस 2, 4 है ही, L का मान कितना है 3 और प्लस T, 4 3 12 2 14। तो आंसर कितना होगा, डी राइट होगा। बताया ना मैंने। कक्षाओं की संख्या चाहिए तो सूत्र होता है 2L प्लस 1। नोडों की संख्या चाहिए तो N माइनस L माइनस 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना तो 4L प्लस 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप हल कर सकते हैं। 10वां क्लियर हो गया। आइए 11वें नंबर पर, ठीक है। 11वें नंबर पर क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट को ना थोड़ा सही कर ले जगह, थोड़ी जगह निकल आए आपके लिए। आइए यहाँ ध्यान देना, परमाणु के कक्षकों में परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा। जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं, उनमें से ऐसा कौन सा, इनमें से कौन सा क्रम सही है जो इलेक्ट्रॉन हम भरने का क्रम करते हैं। तो आप जानते हैं हम कैसे करते हैं, पहले वो लेते हैं 1s, फिर लेते हैं 2s, फिर 2p लेते हैं, फिर 3s लेते हैं, फिर 3p लेते हैं,
फिर 4s लेते हैं, फिर 3d लेते हैं, फिर 4p लेते हैं, फिर 5s लेते हैं, फिर 4d। अब ऐसा कोई क्रम आपको दिखाई देता हो तो आपका राइट है। अर्थात देखो 3 से स्टार्टिंग हो रहा है आपका, तो 3s कहाँ है? 3s कहाँ नहीं है, 3s कहीं नहीं है, तो 4s से स्टार्टेड है। देखो 4s बी नंबर में, देखो 3d बी नंबर में, देखो 4p बी नंबर, देखो 5s बी नंबर, देखो 4d बी नंबर, देखो। इसका मतलब है बी आपका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनों क्रम है, सबसे सिंपल है, जो आपने खुद अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, आइए 12वें नंबर क्वेश्चन पर। अरे कॉपर, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया भी था आपके लिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था, नहीं किया था अभी? वही तो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, बस वहाँ पर चार्ज था। तो कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए। देखो कॉपर एटम नंबर 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। लेकिन अब 3d पहले आ जाएगा, 4s1 आ जाएगा। अब देखिए आपको दिया गया 12 नंबर के में, देखो 4s1, ये आपका 12 नंबर का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को अरेंजमेंट किया 1 2 2 3 3, फिर 4s लेगा, तो ये आपका अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं। तो ऐसा ही जगह जो आपका 4s1 है वो पीछे हो जाएगा, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत? बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब 13वें नंबर पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, 13वें कहते हैं कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। चलिए कैल्शियम कर लें। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास का 20 इलेक्ट्रॉन करें हम। देखिए थोड़ा सा हम जगह ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, जगह की तो समस्या है, इधर भी क्वेश्चन है। चलिए इधर भी तो काम आएगा। कैल्शियम की बात करता है वो। चलिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 कीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कंप्लीट हो गया। देखो कि नहीं, 2 4 10 12 6 18 तो 20, इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो गया। किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो भैया देख लीजिए, नियोन क्या 10, नियोन बात लिख लीजिए। अक्रिय गैस, निकटतम अक्रिय गैस को पकड़ते हैं। निकटतम कैल्शियम के लिए निकटतम अक्रिय गैस कौन सा होगा? 18 वाली होगी। 18 कौन सी है? आर्गन। तो यहाँ से पकड़िए आप, यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या? आर्गन। क्वेश्चन बंद कर दिए, क्या होगा? 4s2। इसका मतलब क्या? बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, तो निकटतम अक्रिय गैस पकड़ते। अब जैसे आप नियोन पकड़ते तो नियोन थोड़ी निकटतम अक्रिय गैस है इसके लिए, इसकी निकटतम अक्रिय गैस है आर्गन। निकटतम अक्रिय कौन सी होगी? आर्गन होगी। तो आर्गन 4s2 हो गया बी राइट आंसर। कोई दिक्कत? ये आपका 13 नंबर का राइट आंसर हुआ। आइए 14 नंबर देखिए, ये तो फॉर्मूला है, आपको बन भी जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की nth बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो यहाँ पर कहा 13.6, ये आपका सी राइट आंसर है। ये हाइड्रोजन का त्रिज्या होती है, वो n स्क्वायर का भाग दिया इलेक्ट्रॉन बोले कौन है, कौन सी? n दी गई। अब n जो होगी, अब n की यहाँ रख ली संख्या, क्योंकि आपका ये हाइड्रोजन की दी गई 14 नंबर, ये हाइड्रोजन की त्रिज्या दी 13.6, और n की संख्या निकाल लीजिए, भाग दीजिए, आपका क्लियर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 14 का राइट आंसर सी। चलिए 15 नंबर देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, 15 नंबर में देखें हम, तो आपको बता दें क्या कहा, यदि हाइड्रोजन परमाणु का आयन भाव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो He+ का आयन भाव होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बात ध्यान दीजिए, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो समानुपाती होती है परमाणु के क्रमांक के। ठीक है, इसलिए आपका जो होगा, आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है 13.6, दोबारा ध्यान लीजिए, जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी दी गई 13.6। आप कुछ ना कीजिए, हीलियम का एक हीलियम में कितना होता है? 2, तो हीलियम अणु का ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 एटॉम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1। आइए हीलियम के अकॉर्डिंग कर दिया हमने। 15 नंबर देख लीजिए आप।
ये 15 में क्वेश्चन हो क्लियर। आइए 16 नंबर में 20 क्वेश्चन करवाएंगे हम, बाकी क्वेश्चनों को हम अगले लेक्चर में अच्छे से लेंगे। क्या कहता है, लिख लीजिए आप क्वेश्चन को, ठीक है। अभी काफ़ी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और देखेंगे। निम्नलिखित 4 क्वांटम संख्याओं के किस समूह में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अधिकतम किस में होगी उसको देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अधिकतम होने के लिए क्या होगा, यहाँ देखिए, खुद देखिए, एन बराबर कितना दिया थी, पहले एल के मान पकड़िए। एल का मान कितना है 2। यदि एल बराबर, देखो हमने आपको बताया था, यदि एल बराबर 0 है इसका मतलब है एस कक्षक की बात हो रही। यदि एल बराबर 1 है तो इसका मतलब पी कक्षक की बात हो रही। यदि एल बराबर 2 है तो इसकी मतलब है डी कक्षक की बात हो रही। यदि एल बराबर 3 है तो इसका मतलब एफ कक्षक की बात हो रही है आपकी, ठीक है। तो अब देखिए एल बराबर कितना है 2 है, 2 का मतलब क्या होगा डी, डी का मतलब क्या 3, आगे क्या लगा 3, तो एल बराबर कितना है 2, तो मतलब क्या होगा डी, और कितना होगा 4D। एल बराबर कितना है 2, वो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब क्या है आपकी पी, और कितना लगा 4, 4P, एस और 5S। आइए देखिए 16 में देखिए आप, देखिए ये 3D है, ये 4D है। पहले आती है आपकी एस, फिर आती पी, फिर आती डी और एफ। तो भैया एफ तो यहाँ है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एस सबसे पहला तो इसकी एनर्जी कम होगी, इससे ज़्यादा पी होगी, सबसे ज़्यादा डी की होगी, लेकिन डी 2 है, डी कितने हैं 2, क्योंकि एस की थोड़ी सबसे ज़्यादा होती है एफ की, फिर होती है डी की, फिर होती है पी की, लेकिन यहाँ तो एफ की बात नहीं हो रही, तो डी की बात होगी, तो जी टू कट जाएंगे। अब डी कौन सा है, डी कौन सा है, डी आपका 3D भी है और 4D भी है, तो 4D वाला ज़्यादा राइट आंसर होगा, ठीक है। या 4D वाला जब राइट आंसर होगा तो इसका मतलब 16B का आपका ये होगा क्लियर, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 17 में ये देखिए, पढ़िए इन क्वेश्चन को। 17 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड कणों के लिए कभी सत्य नहीं होता। सत्य मतलब कभी भी सत्य नहीं होता, ये बताने क्या होगा। ये गतिज ऊर्जा होती है, जो कैथोड कण में गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन हमें चाहिए क्या, नहीं होती है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो कैथोड कण विद्युत चुम्बकीय तरंग है, नहीं पूछा ना, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं तो नहीं होती हैं, ये आपका राइट होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ये आपका राइट है, ये राइट है, तो ये सभी राइट है, केवल यहाँ पर नहीं पूछा, तो ये आपका क्लियर है, ठीक है। 18 नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से किसने प्रायोगिक रूप द्वारा देखा कि इलेक्ट्रॉन तरंग गुण प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है ये डी ब्रोगली ने जो बताया वो रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण और तरंग दोनों रूपों में चलता है, लेकिन डेविसन और जर्मन ने केवल ये बताया कि इसके तरंग गुण को सबसे पहले बताया था, इसलिए यहाँ आपका बी राइट आंसर होगा। डेविसन और जर्मन ने क्या किया, सबसे पहले इसको तरंग गुण के आधार पर देखा, जबकि डी ब्रोगली ने से कण और तरंग दोनों के रूप में देखा, जबकि डेविसन और जर्मन ने इसको केवल क्या देखा, तरंग गुण के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब बात कर ले 19 नंबर की, ये तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या बनना चाहिए, इसका आपका फॉर्मूला होता है -ZE²/R, नेगेटिव रूप में, ठीक है। आप इसको हल भी कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में हमने आपको पहले बात हो चुकी होगी, ठीक है। ये आपका 20 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो हमने आपको पहले भी कहा था, यदि आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखते हैं तो आपको लेक्चर के सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। हमने आपको सभी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, सभी आपको समझाएं, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फिर इसके बाद हम 21 नंबर से हम फिर लेंगे आपको क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा यहाँ क्या होती है, आपतित फोटोन के
बराबर होती है। ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? तो मैंने कहा आपतित फोटोन के बराबर होती है। तो 20 का आपका ए राइट आंसर होगा। बताइए कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम तो आप बताइए। तो आपतित फोटोन की क्या होती है? बराबर मानी जाती है, इसलिए ये आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके, मैं दोबारा कहता हूँ कि ये आपके जो क्वेश्चन हुए, दोबारा ध्यान देना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 क्वेश्चन करवाए 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, जो आपके MCQ के रूप में थी। ठीक, ये आपके क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए हैं और कोई भी बोर्ड हो उसके लिए भी हैं, बट ये आपके बेस को अच्छे से प्रिपेयर करेगा। ठीक, इस बात ध्यान देना, अगर आपका बेस अच्छा होता है तो आप जानते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। यदि आपका बेस ही खराब होता है तो आपको एग्ज़ाम मुश्किल पड़ता है निकालना, इस बात ध्यान देना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट लेक्चर था 01, आप अच्छे से देख लीजिए। और इसके पहले भी हमने, ये तो आपकी क्लास 11 का है। ठीक है, इसके पहले हमने क्लास 12 का ठोस अवस्था, देखो मैं बात करता हूँ, इसके पहले हमने क्लास 12 का #01 एंड #02 लेक्चर आपको दिए हैं, वही MCQ के। और आपका ये क्लास 11th का है, जिनमें से लेक्चर आपका फर्स्ट प्रोवाइड किया। क्लास 12th का जो सॉलिड स्टेट लेसन था पहला, उस पर हमने बात की। और यहाँ आप जानते हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पर हमने बात की है। ठीक है, तो ये क्लास 12th के भी आप दोनों के दोनों टॉपिक को देख लीजिए। तो क्लास 12th का भी कंप्लीट हो गया, दोनों MCQ, और ये फाइनल लेक्चर हो चुके कंप्लीट हो गया। और क्लास 11 का आपका हुआ। अब क्लास 11 की ही हम दूसरा भी आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप खुद जानते हैं कि हमने आपके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। और अगर डिटेलिंग में पढ़ना हो तो सॉलिड स्टेट की भी लेक्चर एंड परमाणु संरचना के भी लेक्चर, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी लेक्चर डिटेल में डाले हैं। आप डाल लेना HP केमिस्ट्री क्लासेस परमाणु संरचना या सॉलिड स्टेट, कुछ भी डाल लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, या रन बाई हेमंत, ठीक है, या बाई हेमंत, तो आपको सभी के सभी लेक्चर कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक बार प्रयास करके देखने का प्रयास कीजिए, आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। ये सभी लेक्चर आपको इसी चैनल पर अपलोड मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, हम आगे बात करते हैं, कल मिलते हैं फिर के पुनः। ठीक है, जय हिंद। हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही प्यारी सी चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, हम पुनः आपके लिए PYQ लेकर आए हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन से रिलेटिव था। इसके पहले आपको पार्ट 1 हमने आपको प्रोवाइड किया, जिसमें हमने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। और आज बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन से। यदि आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो देख अवश्य लें और फिर आइए 21 नंबर के क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहता है 21 नंबर का क्वेश्चन, आप समझने का प्रयास कीजिए और पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, हमने आपको कहा, पहला क्वेश्चन कहता है
कि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, देखो क्वांटम नंबर आपके 4 होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथियल क्वांटम नंबर, मैग्नेट क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ का है यदि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस 1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब एस कितना है +1/2 और चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब -1 है, तो ये निम्नलिखित में से किस में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें, अगर -1 है, वो कहता है, दोबारा सुनना, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वो कहता है यदि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 थी, लिख दिया हमने। वो कहता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, तो इनमें से कौन किस में उपस्थित नहीं हो सकता? डी का उपकोष में, कि पी में, कि एफ में, कि एस में? तो मैं तो कहूँगा डियर कि ये एस में उपस्थित नहीं हो सकता है। बाकी डी में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, एफ में भी हो सकता है। कैसे कैसे एस में नहीं उपस्थित हो सकता है? क्योंकि आप देखिए एस में, देखो एस की जो कक्षा होगी वो केवल ऐसी होगी जिनके ऊपर और नीचे चक्र होगा, तो अर्थात ये तो हो सकता है क्योंकि एस में दो ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो हो सकता है। लेकिन -1 एस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि L बराबर 0 होता है तो वह एस कक्षा होती है, और जब L बराबर 0 होगा तो अपने आप M बराबर 0 होता है। तो भैया जब M बराबर 0 होगा और यहाँ M बराबर क्या होगा -1, तो S में तो हो ही नहीं सकती है। दोबारा सुनना, नहीं समझ में आई मेरी बात को? देखिए यहाँ माना इसकी देखिए -1, तो देखो S मैं कहता है डी में हो सकता है, पी में हो सकता है, एफ में हो सकता है, लेकिन एस उपकोष में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एस में देखो अगर L बराबर 0 का मान की बात करें तो ये हमेशा L बराबर 0 मान कब किस में होता है? एस कक्षा में। जब L बराबर 0 तो M बराबर क्या होगा? अपने आप 0 होगा, और M बराबर वो कहता है -1, तो भाई ऐसे ही में M का मान माइनस कभी होता ही नहीं है, इसलिए आपका एस उपकोष अर्थात डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए इस पर थोड़ा गौर देना आप लोग, इस पर यदि आप गौर देंगे तो क्लियर होता चला जाएगा आपका। चलिए हम बात करते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन कहता है मूल अवस्था में, अगर मूल अवस्था की बात कर दें तो समझ जाइए n बराबर कितना हो गया? 1। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। मूल अवस्था कहा तो 1, और यदि यहीं कह देते उत्तेजित अवस्था, अगर वो कह देता उत्तेजित अवस्था तो n बराबर कितना हो जाता? 2 हो जाता। n बराबर कितना हो जाता? फिर 2 हो जाता उत्तेजित अवस्था में। मूल अवस्था की तो n बराबर कितना होगा? 1। ठीक, अब वो कहता है हाइड्रोजन की त्रिज्या, मतलब हाइड्रोजन की जो रेडियस है r करके देगा 0.53, और वो कहता है Li2+ आयन की त्रिज्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, Li2+ आयन की त्रिज्या बताएं तो कुछ नहीं करना है। देखो तो लिखेंगे R1 × n² रख दीजिए। अब z यहाँ किस चीज़ का रखेंगे? अरे जिसकी त्रिज्या उसने पूछी उसी का z रखेंगे, तो r आपका था 0.53 और n थे आपके मूल अवस्था अर्थात 1 का वर्ग, और z आपका क्या है 3। किसकी निकालना है? लिथियम की निकालना, तो लिथियम का ही रखेंगे यहाँ पर। तो हो गया आपका, इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर 0.17 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बस समझ रही? मूल अवस्था कहा तो n बराबर 1, यदि यहीं उत्तेज अवस्था कहा तो n बराबर कितना हो? 2। मूल अवस्था कहा तो n बराबर 1, उत्तेज अवस्था कहा तो n बराबर कितना हो? 2। त्रिज्या दी गई r बराबर 0.53। अब निकालना लिथियम की त्रिज्या, तो लिथियम त्रिज्या निकालना R1 n²/z। तो जो r पहले दिया उसी को r रखते हैं, तो यहाँ z किसका रखेंगे? जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी हो। तो इसके ऊपर हन का 0.53, 1 का वर्ग और 3। ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत? तो 22 नंबर के क्वेश्चन में कर लिया आपने। चलिए
23 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आइए, अच्छा क्वेश्चन भी है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर अनसर्टेनली सिद्धांत पर ये आंसर है, क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया, 3 गुणा 10 की पावर 4, तो 3 10 की पावर 4 और बेग मात्रा तो क्या देगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भैया बी बराबर दिया है, समझ लीजिए कितना बराबर दिया, 3 गुणा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या कहलाती है, डेल एक्स, इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, ठीक है। 0.01% तक अनिश्चितता होगी। h/4 का उपयोग अनिश्चित व्यंजक में करें तो देखिए सूत्र होता है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल h/4। देखिए अब यहाँ पी संवेग जो होता है उस संवेग का तो मान दिया नहीं उन्होंने, तो सूत्र छोड़ लेंगे हम, डेल एक्स बराबर नहीं डेल एच इंटू डेस इंटू डेल्टा पी को तोड़ लेंगे एम इंटू डेल बी बराबर h/4। और डेल एक्स आपको निकालना है, डेल एक्स क्या करना है आपको निकालना है, तो डेल एक्स आगे रखिए, ठीक है। डेल एक्स क्या करेंगे आपको, आप जाके रखिए, और आपका क्या होगा, और बाकी सब चीज़ें कहाँ हैं, h/4 इंटू एम इंटू वी, अर्थ यहाँ आ जाएंगी। तो एम इंटू वी कुछ करना क्या है, एच आपका प्लांक नियतांक होता है, देखो 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग में दिया, 4 आप जाके रख रही है। एम का मान आप खुद जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का 9.10 की पावर -31 28 रखिए, ठीक है। अब बचा क्या बी का मान, तो बी का मान क्या रखेंगे, जो बी क्या होता है, देखो यहाँ कहता है 0.01 दिया, देखो 0.001 और परसेंट डालो तो 100 गुणा कर दीजिए, 100 का 100 आ जाएगा नीचे, इंटू जो बेग दिया है इसको 3 10 की पावर 4। इसको जब हल कर लोगे आप पूरा, तो यहाँ पर इस बी की जगह पर इसको रख देंगे, तो आपका जो तो आप हल कर सकोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में दोबारा बात कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा वो हो चुका था। देखो दोबारा कहता हूँ, डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर होता है h/4। तो डेल एक्स जो है वही रखने दीजिए, डेल पी का मान दिया नहीं गया, निकालना डेल से, तो h/4 की जगह पर पी का मान खोल दीजिए m इंटू डेल बी। तो देखो h का मान तो आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻27 रखा, ठीक, बटे 4 आप जाके तक रख रही है, कोई दिक्कत नहीं का। एम आप इलेक्ट्रॉन का रख लीजिए 9.1 गुणा 10 की पावर -28, क्यों रख रहे हैं 28 लेंगे, आपका ग्राम में लेंगे ना, अर्ग है सो, इंटू आगे बचा एम होगा, डेल्टा बी हुआ, तो डेल्टा बी कैसे निकालें, डेल्टा बी निकालने का 0.001 है, इसका परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और बेग कितना देगा 3 10 की पावर 4। इस पूरे को उठा के यहाँ पुट अप कर दीजिए और फिर आप हल कर लेना, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो तो आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, देखिए दिखाई दे रहा कुछ, आप जब रख देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका, मेरे हिसाब से 23 नंबर का आंसर था, आपका 1.93 आएगा, ठीक, आप हल कर लेंगे। चलिए देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कक्षकों को समभ्रंश कहा जाता है जब उसके तरंग फलन बराबर होते हैं, उसके तरंग फलन बराबर किंतु भिन्न ऊर्जा के होते हैं, उसके तरंग फलन बराबर किंतु समान ऊर्जा के होते हैं, और उनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि समभ्रंश कौन होते हैं, तो समभ्रंश हमेशा वही होते हैं जिनकी ऊर्जाएं
समान होती हैं, जैसे कि पी एक्स हुआ, पी वाई हुआ, पी जेड हुआ, ये तीनों के तीनों एक दूसरे समभ्रंश कहलाएंगे। क्यों? समभ्रंश का मतलब होता है डीजनरेट, ऑर्बिटल का मतलब होता है जिनकी ऊर्जाएं क्या हों, जिनकी एनर्जी समान होती है वही माने जाते हैं। तो 24 क्लियर होगा। आइए 25 पर देखिए, एक कण जिसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, लैम्डा देखो क्या दिया है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ दिया है 10⁻⁻17 मीटर। संवेग क्या होगा, संवेग का ना, तो देखो लैम्डा बराबर होता है सूत्र h/p। तो p आप यहाँ ले जाइए, लैम्डा, तो p बराबर हो जाएगा h/λ। तो h का मान आप सब जानते 6.6 इंटू 10⁻34 दिया, 34 रखेंगे। लैम्डा का मान कितना है, 10⁻⁻⁻17 होती है। -17 ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो 17 बचेंगी, तो आपका जाएंगे तो आंसर आ जाएगा वही। कर लोगे ना हल आपको, तो बच्चे से हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, 17 जाएंगे, 17 कट जाएंगे, 17 बचेंगे ओनली, ये हो गया। तो वेव लेंथ दिएगा ही, लैम्डा ने h/p पाई, लैम्डा बाय h/p और फिर बाय h/λ। h का मान रखा, लैम्डा का मान रखा, आंसर कर दिए, सी आपका आ जाएगा। ठीक है, आई 26 क्वेश्चन पर। ये सिंपल सा, ये तो तभी बनते जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हों आपके। ठीक है, 26 का कौन होगा, यहाँ पूछा कि गैडोलिनियम, गैडोलियम की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्स ही। अब देखो जगह नहीं है तो उसकी बुला लेंगे, जीनॉन का परमाणु क्रम 56 होता है, तो यह हो जाएगा 4f7 5d1 एंड 6s2। ये होगा, ये अब मिला लीजिए, 4f7 किस में है, डी में है, तो डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दिक्कत बताइए, कोई समस्या? ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। आई 26 के बाद चलते हैं अगले पे, 27 में। देखिए 27 में क्या पूछ रहा है, थोड़ा ये देख लीजिए आप। 27 पूछा कि वो है आयन, ऐसा आयन बताइए आप, बोले जो CO के सम इलेक्ट्रॉन को, मतलब जिस CO के सम इलेक्ट्रॉन का मतलब जो CO है आपका, जिसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इसके समान किस्म होगी। तो देखो कर लीजिए, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 प्लस, ऑक्सीजन में कितना होता है 8 और 6 बोले तो 40 ना। तो अब ऐसा ढूंढिए जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो पहले देखें हम, पहला लिखा है CN, तो C में कितना होता है 6 प्लस, नाइट्रोजन में कितना होता है 7 और एक माइनस लगो तो कितना होगा +1, तो 7 1 8 और 6 14। तो सम इलेक्ट्रॉन कौन है, सम इलेक्ट्रॉन क्या है आपका CN-। समझ में गया ना, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो CO की समान इलेक्ट्रॉनिक संख्या किसमें लगी, C में 6, O में थे 8 और 8 से 14 14 है। तो इसमें कौन की समान है CN- का मतलब कार्बन में हुई 6, नाइट्रोजन में 7, लेकर एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो हो गया 8, 8 से 14 अर्थात CN- ही सम इलेक्ट्रॉनिक है आपका। क्लियर हो गया। चलिए अगली बात पर कर ले रहे हम 28 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, छोटा करता हूँ जिससे थोड़ी जगह भी मिले। आइए 28 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की n = 1 बोहर कक्षा की त्रिज्या इतनी दी गई है, तो उत्तेजित अवस्था, देखो मैंने कहा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था अगर मूल अवस्था हो तो n = 1 होता है, उत्तेजित अवस्था होती है n = कितना हो जाता है 2 होता है। ठीक है, तो सूत्र आप खुद जानते हैं, सूत्र आपको बताया नहीं गया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, सूत्र बताया था, क्या बताया था, R = n² Z × R1 था ना, यहाँ यही तो सूत्र था। तो R = त्रिज्या निकालनी है आपको, तो R = जाए रख रही है, n² क्या होगा अब 2 का वर्ग हो जाएगा, और Z किसका निकालना है, किसकी उत्तेजना से किसका निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए वर्ग हो जाएगा, इंटू त्रिज्या कितनी दी गई 0.530। इसको आप हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 का गुणा 4 3 12, तो 2.212 आएगी आपकी। ठीक है, कितने 2.12, नहीं समझ में दोबारा सुनिए जाओ, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
हमने आपको बताया त्रिज्या बताया, त्रिज्या बराबर क्या था, त्रिज्या बराबर सूत्र था, त्रिज्या बराबर क्या सूत्र था, R1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड था। तो R1 कितना हो जाएगा आपका, जो दी गई है वो 0.53 गुणा एन कितना उत्तेज अवस्था है तो दो दूनी 2 का वर्ग हो जाएगा अर्थात 4, और जेड का हाइड्रोजन निकाल तो हाइड्रोजन लगा दी। अब 4 गुणा करिए, 4 तिया 12 और 4 पंच 20, 21 2 और 21 2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी आपकी, डी आपका राइट आंसर। ठीक है, ये 28 नंबर क्लियर होगा। जो फॉर्मूला पहले दिया था उसी फॉर्मूला से आपको हल करना है। ये देखिए न्यूमेरिकल्स आपको अभी बताया भी है, फिर बता रहा हूँ। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है 29 का। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक हीलियम परमाणु दोनों की स्थिति 1 नैनोमीटर है। ठीक है, अब ये बदलना पड़ेगा नैनोमीटर, क्यों, क्योंकि हम मीटर में है, तो 1 नैनोमीटर का मतलब है 1 इनमें 10 की पावर -9 कर दी तो ये मीटर बन जाएगा। ठीक है क्या, लेकर एक इलेक्ट्रॉन एक हीलियम परमाणु दोनों की स्थिति 1 नैनोमीटर के अंतर्गत ज्ञात है। पुनः इलेक्ट्रॉन का संवेग इतना दिया है, हीलियम परमाणु की संवेग मापन में अच्छे बताइए। संवेग में देखो सूत्र का होता है, आप ही लगाओगे मैं नहीं लगाऊंगा, केवल बताऊंगा, डेल एक्स इंटू डेल बी बराबर h/4π। तो डेल पी संवेग में जब निकालना है, एच आपका प्लांक नियतांक होता है और डेल एक्स आपका दिया गया है, ये दी गई है, संवेग में दी गई है। ठीक है, इसको आप स्वयं हल करेंगे, मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ कि इसका डी राइट आंसर आपका आएगा तो। ठीक है, इसको हल करेंगे स्वयं, क्योंकि अब हर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं बोहर सिद्धांत के अनुसार Li2+ आयन की n 2 अवस्था से इलेक्ट्रॉन के निर्गत होने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, तो आवश्यक ऊर्जा इनकी होगी 30.6। ठीक है, आगे देख चलिए। एक फोटोन की ऊर्जा बता, ऊर्जा बोले तो ई एनर्जी 3.303 इंटू 10⁻90 जूल पर एटम, और फोटोन की तरंग घात करना लैम्डा घात करना लिखो उसे। तो आप खुद जानते सूत्र होता है E बराबर SC/λ। H का मान सब जानते 6.6 इंटू 10⁻34, C का मान सब जानते हैं 3 × 10⁻8/λ आपको निकालना है, और E बराबर आपका ये मान दिया है, बराबर रख दीजिए और हल कर लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गई बात। 31 नंबर क्वेश्चन होगा। अब आइए 32 पर। अगर हम 32 पर देखें तो देखो कैसा होना है, क्या लिखा है, सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना का समूह है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ऐसा कौन सा समूह है। तो हम कोई समूह उठा कर देख ले रहे हैं, समझना पड़ेगा हमें। तो चलो H2 में पहले में देखते हैं। तो एक H में कितना होता है, एक, तो 2 H में हो गए 2 कॉमा, एक C में 12 और 12, ऑक्सीजन में कितना होता है 12 और प्लस 16 तो नहीं बनते, ये तो हो ही नहीं सकता है यार, पहला ये तो हो ही नहीं सका। अब देखो बी में देखो नाइट्रोजन के होते हैं 7 और हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन का 2 और 100 और सल्फर के होते हैं 16, 16 2 18, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए सी को देखा, एक नाइट्रोजन के होते हैं 14 और 2 नाइट्रोजन कितने हो गए, एक नाइट्रोजन का 7 और 2 नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 4, तो ये भी 14 हो गए। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और एक ग्रहण कर लिया तो ये भी 14 हो गए। ऑक्सीजन में होते 16, एक में 8 होते हैं, 216 और 2 प्लस चले तो ये भी 14 होगा। इसका मतलब है आपका सी राइट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जोड़ते चले जाइए और इसको हल कर जाइए। देखो दोबारा कहता हूँ, N2 है तो एक N में 7 तो 2 N में 14। CO में देखो तो एक में कार्बन में 6 तो दूसरे ऑक्सीजन में 8 तो होगा 14। CN माइनस में देखिए तो एक कार्बन होते हैं 6 तो एक ऑक्सीजन होते हैं 8 और -1 का मतलब +1, इसका मतलब माइनस का मतलब हाँ +1 7 होता है ना, तो 7 एक होगा 14। ठीक है, O2 और 2 प्लस, एक ऑक्सीजन का होता है 8, 2 ऑक्सीजन को 16 और -2 करने तो 14। तो इस प्रकार आपका
सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। ये 32 का राइट आंसर था आपके सामने। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, क्या जानकारी देना चाहता है, तो लिखिए देखना। निम्नलिखित क्वांटम संख्याएं कितनी कक्षाओं के लिए संभव है। तो कक्षाओं के लिए इसकी एक बात बता दूं आपके लिए। अगर नोडों की संख्या चाहिए हो किसी प्रकार की, तो फॉर्मूला बनता है n माइनस एल माइनस 1। ठीक, यदि उपकोष में कक्षकों की संख्या चाहिए, तो सूत्र बनता है और उपकोष में कक्षकों की संख्या चाहिए तो सूत्र होता है 2l प्लस 1। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए उपकोष में ही तो बनता है 4l प्लस 2। मतलब कक्षकों की संख्या में 2 का गुणा हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते 2 गुणा हो जाता है, तो 4l प्लस 2 का। बस समझ में आ गई। तो ये चलता है आपका इस प्रकार का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उससे बात करें, दोबारा ही बात कर दूंगा बाद में। निम्नलिखित क्वांटम संख्या कितनी कक्षाओं के लिए संभव है, कितनी कक्षाओं के लिए संभव है। तो n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर प्लस 2 है। तो केवल एक कक्षा के लिए संभव, क्योंकि s का मान तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए केवल एक कक्षा के लिए संभव है। ठीक है, आपको बता दूं बच्चों कि समथिंग 20:56 हो रहे हैं, अर्थात 9 बजने वाले हैं रात्रि के, समझ रहे। तो ये आप एक मतलब इन कक्षाओं के लिए कौन संभव नहीं है। तो n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर प्लस 2 हो तो इसके लिए केवल एक कक्षा होगी। ठीक है, अधूरे मान है क्योंकि इनके। लिया क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, निम्न में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉन के लिए, बार बार वही आ रहा है। तो सम इलेक्ट्रॉन निकाल तो प्लस CO2 में निकाल के देखा, और आपके में NO2 में निकाल के देखते हैं। कार्बन में होते हैं 6 प्लस, एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 ऑक्सीजन में 16 और 16 6 22। एक नाइट्रोजन में होते हैं 7 तो 2 ऑक्सीजन होते हैं 16, 16 और 7 के 16 7 के तो 17 18 19 20 21 22 और 23, तो कितने हो जाते 23। तो भैया आपका ए तो होना नहीं सी लो उठाइए, CN माइनस, तो एक सी का होता है इससे, और नाइट्रोजन को होते हैं 7 और एक माइनस होता है, इसका मतलब प्लस, इसका हो कितना 7 1 8 और 1 6 14। और सी में देखो एक कारण होता है 6, ऑक्सीजन को होते हैं 8 तो 8 6 14। इसका मतलब समान इलेक्ट्रॉन किस में है, CN माइनस और CO में, तो इसे बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये होगा कंप्लीट आपका। आइए 35 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, मैं आपका एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे करवा भी चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हम ब्रेन लगाएंगे। आप आंसर ले लीजिए और खुद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम पीछे लगा भी चुका हूँ। ठीक है, अब भैया 36 नंबर क्वेश्चन पर आइए भैया, ध्यान देना। प्लांक स्थिरांक प्रकाश की गति v, कौन सा प्रकाश की कौन तरंगदैर्घ्य सबसे नजदीक होगी। अरे यार देखिए 36 लगाना, सूत्र लगाएंगे पहले, E बराबर SC/λ। ठीक है, हो गया ना, E बराबर SC/λ। तो देखिए एच दिया है, प्रकाश का वेग दिया है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा दिया है। निकालना क्या है, E निकाल लीजिए, और E बराबर आपको पता है, E आप निकालिए, E बराबर h²। ठीक है, ये निकाल लेंगे, इससे हल कर लेंगे। h दिया है, J दिया है, h, C दिया है, लैम्डा आपको निकालना है, वो लैम्डा आपका निकालना है, ये देगी आपकी मानी थी जगह। ठीक है, इसको आप हल कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल हैं, जो आप स्वयं करेंगे, हम बार बार करें, हम नहीं करेंगे आपको सर, और आपको फिर भी नहीं आएंगे तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में। हम रियलिटी बता रहे हैं, झूठ की बात नहीं है, सही कह रहा हूँ कि आप हमें यदि क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे आपके या नहीं आप सॉल्व कर पा रहे तो आप हमें उन क्वेश्चनों की संख्या, सर 36वां है कि 35वां है कि 32वां है कि पहला है, कमेंट में इनके नंबर लिख दीजिए ना, संख्या लिख देना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा और अच्छे से। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, आप इतना तो बता ही सकते हो कि सर हमें नहीं बन रहा है, तो हम आपको आगे बता देंगे। प्लीज़ इतना कर लेना, नहीं बनेगा तो बता देना। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आपसे, क्योंकि बताना आपको तभी तो हम आगे ले जाएंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर सकते हो आप, हमें ऐसा लगता है इसलिए आप कर नहीं रहे। लिखा है कि आयन O2 माइनस, इसका मतलब O2 माइनस का मतलब क्या है, एक ऑप्शन पर 8, दो एक 8 और प्लस -2 का मतलब +2, इस 2 इलेक्ट्रॉन का इसका 10, F माइनस का 9 और 9 और 1 माइनस का मतलब +10, Na का मतलब होगा 11 और 1 प्लस का मतलब 1 घटाया अर्थ है, इसका मतलब है 10, Mg का मतलब होता है 12 और 2 प्लस का मतलब है 2 घटाए हैं इन्होंने 10, Al का मतलब होता है 13 और 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसका मतलब है 10। सबके सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। इनकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, तो देखो जब सम इलेक्ट्रॉनिक हो तो आयनिक त्रिज्या थोड़ी डिफरेंस होती है, मतलब जो ये होती है समझ लीजिए व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/z आयनिक त्रिज्या आपका जो रेडियस होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जिसका z बड़ा होगा उसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी, या जिसका z छोटा होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपका सी राइट आंसर होगा कि O2 माइनस से Al3+ तक अर्थपूर्ण कमी होती है। इसको यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम बताएं कि जब परमाणु सम इलेक्ट्रॉनिक है वो तो 1/z होता है वो। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती चलता है सिस्टम। ठीक है, इसको भी होगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन पर देखिए क्या कहता है। कहता है हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n/4 से n/1 में गिरता है तो निर्गत विकिरण की आवृत्ति होगी और आयनिक त्रिज्या दी। देखो ये आप कैसे लगा सकते हैं, जो बामर, पाश्चन, लाइमन, फोन जो श्रेणी होती है ना उसके अकॉर्डिंग लगना है इसको। तो ये भी आप हल कर सकते हो, आपने पढ़ा भी है और हमने पढ़ाया भी है। फिर भी समस्या हो तो बच्चों हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हो या नहीं समझ में आ रहा कि हम उसको कैसे हल करें, सर ने बताया नहीं हमें चैनल वीडियो में और कहा था कि अपना स्वयं लगा लीजिए, तो आप मानते हमने कहा। इसकी फिर भी आपका क्वेश्चन क्लियर ना हो तो जिस भी नंबर को, चलो सपोज आप इसको सर दूसरा नंबर है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में 2 नंबर लिख के भेज दीजिए, तीसरा नहीं आया तो तीसरा बता दीजिए, 5वां नहीं आया तो 5 बता दीजिए, 7वां नहीं आया 7 बता दीजिए, अगर 30वां क्वेश्चन नहीं समझना 30 बताइए, 36वां नहीं बनना 36 बताइए, यदि 38 वाला नहीं बन रहा है तो 38। तो जो भी आपका क्लियर दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे हम क्या करें उससे आपके नए तरीक़ा से आपको हल करने के बता देंगे। इतना ही कर सकता हूँ सर, लेकिन अब इससे ज़्यादा क्या करूँगा, क्योंकि हमें लगता है कि आपको बन जाएगा सर, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं बनेगा तो आप हमें जो हमने आपको समझाया बस फिर क्या कर लेना। आइए 39 नंबर क्वेश्चन पर, यही क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर देखें, हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय पूर्व कक्षा की त्रिज्या इतनी है, चौथी पूर्व कक्षा निकालना है। देखो 39 का ये भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ आंसर आएगा आपका -82 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आपका राइट आंसर होगा इसका। चौथी बोर्ड कक्षा के लिए निकलेगी, जब 328 होगी तो चौथी कक्षा के लिए आपका आंसर यही निकलेगा। देखो आपके सेकंड लेक्चर है, आपको पता है ना, तो है आपको खुद पता है कि आपका ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम आपको फर्स्ट लेक्चर भी दे चुके हैं। कृपया कर दी नहीं समझ में आया हो तो आप हमें बता दें कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या को आप अपने मस्तिष्क में मत लीजिए कि सर ने हमें बताया नहीं, क्योंकि हम आपको करा चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों को, जिससे आपका नीट जैसी तैयारी के लिए
या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका बेस अच्छे से तैयार हो सके, इसलिए ऐसा वर्क कर रहा हूँ मैं। इसलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है डियर? मिक्सचर क्वेश्चन है। तो मिक्सचर क्वेश्चन कुछ आप स्वयं कर सकते हैं, कुछ आपका टीचर हल करवाएगा। बात समझ नहीं समझ आ रही? कोई दिक्कत है? तो ये मिक्सचर क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे क्वेश्चन है? मिक्सचर। तो आप किसी प्रकार की समस्या हो तो हम बार बार करें, जौन सा क्वेश्चन आपको ना बना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और बता दें कि सर जी अभी ये दूसरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ, सर ये अभी तीसरा नहीं हुआ, तो आप अंक लिख दें जिससे हम आपका क्लियर कर सकें। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 44 नंबर पर। देखिए क्या कहता है 40 नंबर का। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्लांक नियतांक दिए गए और वेग में मापन एंगस्ट्रॉम है, अनिश्चितता की गणना। यार फिर वो इस क्वेश्चन देखो, चलो ठीक है बता दे रहा हूँ। देखो डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर एच बटे 4 पाई। देखो संवेग तो यहाँ दिया नहीं कहीं, तो दूरी में अनिश्चितता निकालना है, अर्थात डेल एक्स आपको निकालना है और डेल पी की का खोल दो बराबर इधर ले नीचे ले जा रहे हैं हम डेल पी। ठीक है। एच बटे 4 पाई की जगह आप ले रहे 4 पाई जगह था और डेल पी को खोल दे एम इंटू डेल बी। तो एच का मान आप खुद देखिए 6.6, पूरा ही लिख रहा हूँ मैं, आप लिख लेना। ठीक है 34। और देखिए 4 पाई आप जहाँ रखी रहिए, हल करने के लिए आप रख दीजिए 4, 3.14 और एम का मान कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 इंटू बी का मान कितना देखो, बेग में मापन का 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 मीटर लेंगे 10 की पावर -10 मीटर। आज इसको हल कर लेंगे आप और पाई का मान आप 3.14 रख लेंगे। तो आप जब हल करेंगे तो आप देखो आपका आंसर मेरे समथिंग आएगा 5.79 इंटू 10⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स। बात समझ आ रही? तो ये वाला क्वेश्चन है। देखो डेल एक्स इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान दिया था, अनिश्चितता का सूत्र है डेल एक्स इंटू डेल पी बाई एच बटे 4 पाई। तो डेल एक्स है एच बटे 4 पाई, पी का मान पी का सूत्र खुलता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का सूत्र है एन है 9.10 डेल भी दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, वेग मापन तो वेग को तोड़ दिया 1 इसे हल कर दिए तो आप समथिंग यही आएगा, आप हल कर लेगा। ठीक है। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन हुए। लेक्चर जो आपका सेकंड चल रहा है, इस सेकंड लेक्चर में दूसरा लेक्चर में आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद एक और लेक्चर लेंगे हम जिसमें आगे क्वेश्चन कराएंगे। देखो आप खुद देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन है आपके लिए। देखो यहाँ देख लीजिए आप, है ना, जो होगा 60 तक। यहाँ के बाद अगला एक लेक्चर हो लेंगे, लास्ट लेक्चर। उस लास्ट लेक्चर में हम आपको ये सभी के सभी आपके देखो कहाँ तक गए, 1 से 20 तक हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में और 21 से 40 हो चुका है सेकेंड लेक्चर में। अब 41 से चलेगा 60 या 61 जितना भी होगा किस लेक्चर में, थर्ड वाले में। तो इंतज़ार करना बच्चों तीसरे लेसन का। बार बार कह रहा हूँ, समझ में ना आए तो कमेंट में हमें क्वेश्चन बताएंगे, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं या जब तक आप हमें कहोगे नहीं कि सर अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ या हमारा क्या समस्या है, तो हमको आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, तो आप ध्यान दें इस क्वेश्चनों पर। एक लास्ट लेक्चर हम लेकर चलेंगे आपके सामने जो आपको आगे काम आएगा। ठीक बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी प्यारी सी चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में बच्चों। और बच्चों आपने अभी तक जो MCQ किए हैं वो आपने समथिंग 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। अब जो MCQ चलेंगे, फर्स्ट लेक्चर में आपने 1 से लेकर 20 किए,
सेकेंड लेक्चर में आपने 21 से लेकर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट लेकर आए हैं जिसमें से आज 41 से होना तो चाहिए 60 है, लेकिन एक क्वेश्चन और ऐड होगा, अर्थात 61 क्वेश्चन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये परमाणु संरचना वाला जिससे लेक्चर का आज फाइनल हो, क्या हो, फाइनल लेक्चर हो। ये फाइनल लेक्चर हम करना चाहते हैं। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर को, आज हम परमाणु संरचना को कंप्लीट करके देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं स्क्रीन पर 41 का बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या कह रहा है वो। 41 में आप देखें तो कहता है कि परमाणु कक्षक का द्विक विन्यास ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है। आपको बता दें, आपकी जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 होती हैं, n होते हैं, l होती है, m होती है, s। इनमें से प्रत्येक क्वांटम संख्या कुछ ना कुछ निर्धारित अवश्य करती है। जिनमें से क्वेश्चन 41 ने पूछा है कि परमाणु कक्षक का द्विक विन्यास ओरिएंटेशन में किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ओरिएंटेशन निर्धारित होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर से, मैग्नेट क्वांटम नंबर से। समझ रहे? अर्थात m यह कक्षकों के विन्यास को दर्शाती है, ओरिएंटेशन को यह चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो 41 का क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा डिटेल नहीं होगा क्योंकि डिटेल हमने आपको पढ़ाई है, इसलिए वहाँ लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉप लेसन उस पर बात करें हम। आइए पहले क्वेश्चन को यहाँ पढ़ने समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन में के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। दो क्वेश्चन कहता है यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता, अर्थात स्थिति में अनिश्चितता का मतलब होता है डेल एक्स, ठीक, और संवेग में अनिश्चितता मतलब यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर हो तो संवेग में स्थिति में अनिश्चितता कहलाती है डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता कहलाता है डेल पी। ये दोनों क्या हो जाए आपस में बराबर। तो वेग में अनिश्चितता बताइए, अर्थात वेग में अनिश्चितता मतलब है तब डेल बी का मान बताइए। बात समझ आ गई? दोबारा सुनना। उन्होंने कहा यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता, तो स्थिति की अनिश्चितता का डेल एक्स, संवेग की अनिश्चितता डेल बी, तो वेग में अनिश्चितता होगी तो वेग में अनिश्चितता होगी डेल बी। देखो बच्चों, अगर हम बताएं तो इसका वास्तविक में जो राइट आंसर आएगा वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, बट मैं सॉल्व करा के दूंगा आपका होने के लिए। ये होगा आपका राइट आंसर। लेकिन अब ये तो हो गया सीधा सीधा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या समझ लिया? स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल पी, ये दोनों बराबर हैं, तो डेल बी बताइए। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इतना ही रखे रहने दिए, लेकिन हमने आंसर बता दिया क्या होगा। तब वेग में अनिश्चितता क्या होगी? वेग में अनिश्चितता होगी 1/2m रूट h बाई पाई। यस या क्या हो जाएगा? h/पाई। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा आपका। तो ये क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं जगह लेकर। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं जिसमें जगह चाहिए, क्योंकि हमें देखिए स्पेस काफ़ी निकल आया। आप देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि स्थिति में अनिश्चितता अर्थात डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता अर्थात डेल पी, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तब वो कहता है वेग में अनिश्चितता अर्थात डेल पी क्वेश्चन मार्क। थोड़ा समझना। आप जानते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? जो संवेग में वेग में वो स्थिति में अनिश्चितता इंटू संवेग में अनिश्चितता बड़ा होगा या लगभग बराबर होगा h/4 पाई के। ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करें? डेल एक्स आप जागते रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डेल पी आप जागते रखिए। यहाँ पर हम बराबर मान के चलते हैं तो ये हो जाएगा h/4 पाई। ठीक है,
अब आप क्या जानते हैं, डेल एक्स और डेल पी क्या है, आपस में बराबर। तो डेल एक्स डेल पी का है आपस में बराबर, तो डेल एक्स यहाँ पर रख दीजिए डेल पी, तो डेल पी इंटू डेल पी बराबर एच बटे 4 पाई। समझ में आई? समझ में क्यों रख रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो कहता है डेल एक्स और डेल पी आपस में बराबर, तो डेल एक्स की जगह पर रख दिया डेल पी की, डेल एक्स की जगह पर रख दिया डेल पी। अब देखो डेल पी का सूत्र होता है एम इंटू डेल वी, क्योंकि द्रव्यमान और इंटू फिर और डेल वी मतलब फिर एम इंटू डेल वी बराबर क्या हो जाएगा एच बटे 4 पाई। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं, तो यहाँ क्या होगा एम स्क्वायर इंटू डेल बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एच बटे 4 पाई। लेकिन उन्होंने कहा है वेग में वेग में अनिश्चितता ज्ञात करना। देखो यहाँ नोट किए, तो हम क्या करेंगे डेल बी का वर्ग बराबर एच बटे 4 पाई, और इस जो एम था इसको यहाँ रख लेंगे एम स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे डेल बी बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में ले आएंगे, वर्ग अलग कर देंगे, तो एच बटे 4 पाई का एम स्क्वायर। तो अब देखो एक काम हो सकता है एम स्क्वायर का होगा बढ़ सकता है, और 4 का 12, 4 कितना 4 का वर्गमूल क्या हो सकता है 2, और एम का क्या ओनली एम, तो हो सकता है 1/2m, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा एच बटे पाई। तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। हमने कहा नहीं था सिंपल सवाल है बट थोड़ा सॉल्व करना है। देखो दोबारा समझा देता हूँ आपको, दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा पेन बदल लूँ, एक मिनट क्लियर करना आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ा कॉलिंग आ चुकी थी इसलिए दोबारा आपको बताने का हो, तो मैंने कहा उनने कहा था स्थिति माने 4 था डेल एक्स होता है, स्थिति में से कहते डेल एक्स और समीकरण से कहते डेल पी, दोनों आपस में बराबर हो, तो वो कहता है वेग में अनिश्चितता बताइए, डेल भी क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, हम खुद जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल एक्स इंटू डेल पी, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा एच बटे 4 पाई के। तो हमने डेल एक्स और डेल पी बराबर मान लिया एच बटे 4 पाई के। तो वो कहता है डेल एक्स यहाँ पे क्या रख लिया हमने डेल पी, क्यों? क्योंकि खुद कह रहा था डेल पी और डेल एक्स आपस बराबर, तो डेल पी इंटू एच बटे 4। डेल पी मतलब द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल, तो एम हो गया, तो जो एम स्क्वायर और बी डेल बी का एच बटे 4 है, तो एम स्क्वायर हो गया, तो डेल बी स्क्वायर बराबर एच बटे 4 पाई एम स्क्वायर का एम चले जाए, तो क्या अंडर रूट लगा दिया एच बटे 4 पाई एम का वर्ग होगा ओनली एम, 4 था तो 2 इसका 2 4 पाई होगा। ठीक है, यही हमने आपको नीचे जानकारी दी थी। देखो यहाँ क्या बता रहा था आपको, यही तो जानकारी दे रहा था, इसको हमने सॉल्व करके दिया ये वाला आपका सिस्टम। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने पहले भी। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, आइए हम 43 क्वेश्चन पर भी बात कर ले रहे हैं। जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम आपको बार बार समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको फिर भी कोई समस्या या लगे कि नहीं अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमसे क्लियर कर ले, किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर 40 नंबर का भी समझ में नहीं आया, या 41 नंबर का भी समझ में नहीं आया सर, कि 42 नंबर का नहीं। बार बार कहता हूँ इस बात को, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिए आप, क्योंकि जब आपको ही समझना है, हमें अकेले थोड़ी समझना है। चलिए क्वेश्चन बात कर लें अगले। आइए, कहता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मापन संवेग अनिश्चितता से संबंधित है, जो कि 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की वेग अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बना के रख देता हूँ मैं, डेल पी इक्वल टू एम इंटू डेल बी। कलर दूसरा लेता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा। डेल पी इक्वल टू एम इंटू डेल बी। तो कन है इलेक्ट्रॉन की वेग अनिश्चितता अर्थात डेल बी ज्ञात करना है। तो देखो डेल बी इक्वल टू हो जाएगा डेल पी अपॉन एम। डेल पी क्या है देखो, देखा ना संवेग अनिश्चितता, संवेग अनिश्चितता डेल पी, तो 1.10⁻⁸ अपॉन में
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी था, देख लो द्रव्यमान रख दिया 9 गुणा 10 की पावर -31। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब क्लियर आंसर होगा। ठीक है, तो समथिंग समथिंग ये आपका पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, ये पहला राइट आंसर होगा। आपके सामने इस पर प्रस्तुत किया, कोई दिक्कत? आइए 44 नंबर की बात करता हूँ। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सामने अभ्यास करना। क्या कहता है चलो, एक पदार्थ की प्रत्येक अणु A2 द्वारा शोषित ऊर्जा इतनी इतनी है और बंद ऊर्जा प्रति अणु है और इतने जूल अणु की गति ऊर्जा बताइए। देखो काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकालना है। देखो गति ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कुछ नहीं करना है आपको, इसको इससे घटा दीजिए और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या करना है, लिखेंगे 4.4 इंटू 10⁻⁻90 कुछ तो बन -4 इंटू 10⁻90, उनको घटा के 2 का भाग दे दिए। तो 4 में से ये 4 जाएंगे, कितना हो जाएगा 0.4 और 10 की पावर -19 आ गया और बटे 2, तो जो करेंगे तो 0.2 10 की पावर -19। अगर 10 हटाएंगे तो यहाँ 10 की पावर 20 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका डी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों घटा के 2 का भाग देना है और क्लियर हो जाएगा। आइए 45 नंबर। देखो ये क्वेश्चन तो आपको भी पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। देखो उपकोष में अगर उपकोष की संख्या जानो, उपकोष में कक्षों की संख्या चाहिए, उपकोष में कक्षों की संख्या चाहिए तो 2l+1 होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाए इसी में उपकोष में तो 2l+1 का क्या कर दीजिए, होल ट्वाइस कर दीजिए, सो 2 दूनी 4l एंड 2 एकम 2, तो सूत्र बना 4l+2 होता है। ठीक है, देखो डी नंबर है भी। ठीक है, चलें आगे। पहले भी करवाए हमने, ऐसी बात नहीं है। फिर कहोगे सर जल्दी बता रहे हैं, तो बताया नहीं, अब दिक्कत भी हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्लियर हो जाएगा आपका। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनुमेय व्यवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होगी। तो इनमें से कौन सी व्यवस्था इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, तो ये बात को जानना अनिवार्य है, कौन सी नहीं होगी। तो देखिए हम बात करें कौन सी नहीं होगी के लिए, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है कह रहा है। देखो n=3 है, n=3 है तो l=2। ठीक है, आप ध्यान देना, मैं बी पर से ही बात करता हूँ। अगर B% से बात करता हूँ मैं भी, मेरा मुझे नहीं होगी, ये नहीं हो सकती है। बाकी ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, लेकिन बी पॉइंट नहीं हो सकता। देखो n= कितना है दिया गया है 3, तो l= क्या होगा 0 से -n-1 होता है, तो यहाँ l=2 हो गया। लेकिन अगर m का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं -2 से -1 0 +1 और +2 निकलता है, l=2 की लाना है। और लेकिन यहाँ l= कितना दिया है -3, तो यहाँ -3 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए आपका यही नहीं हो सकता है। बाकी l=3 है तो m=0 हो सकता है। देखो l=3 है तो m=0 हो सकता है, कैसे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो देखो 0 तो आया है, तो 0 तो हो सकता है, सब पहला हो सकता है। लेकिन l=2 है तो -3 नहीं हो सकता। देखिए l=2 है तो -2 हो सकता है, l=0 तो m=0 हो सकता है, लेकिन l=2 है तो m=-3 नहीं हो सकता। तो इसी रीजन से आपको मैच नहीं हो सकता। ठीक है, देखो बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम 46 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी अगर समझ में आया तो हमें बता देना, बार बार कहते हैं हम इस बात को, तो आपसे फिर ये नहीं कहेंगे कि आप सर अच्छा नहीं बताते हैं, कैसा नहीं करते हैं। कि हो तो रही मेहनत आप ही के लिए सर, कि आने वाली परीक्षा में आपके रैंक अच्छे आए। लेकिन 0.66 किलोग्राम की एक गेंद 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, इसे संबंधित तरंग दैर्ध्य क्या होगी। देखो m दिया है आपका 0.66 kg, वेग कितना है v = 100
मीटर प्रति सेकंड का। और तरंग दैर्घ्य लैम्डा ज्ञात करना, लैम्डा बराबर का हो एच बटे पी। तो एच जहाँ की तरह रख रही है, पी का मतलब होता है एम इंटू बी। एच का मान का है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड बटे एम का मान कितना, एम का द्रव्यमान तो दिया है 0.66 इंटू 100 मीटर प्रति सेकंड रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर से आप दशमलव हटाइए, इधर के दशमलव हटाइए, 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक। तो 66 से 66 गया, 0 से 0 गया। अब यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं, एक बचा 1 पॉइंट माइनस कितना बचा, एक ऊपर जाएगा तो क्या 35 होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। एक ऊपर जाएगा तो 34 था, एक ऊपर चले जाएगी तो माइनस के 35 होगा, ठीक है। अर्थात डी राइट आंसर होगा। खुद हल कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है आपका और छोटा सा सवाल है, ठीक है। मैं आपका बेस तैयार करने के मूड में हूँ, मानता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सर जब तक बेस ही तैयार नहीं होगा आपका तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, इस बात को भी ध्यान दे लीजिए। जब आपका बेस तैयार होगा तभी तो आप कुछ कर सक पाओ, अब बेस ही तैयार नहीं होगा तो कहाँ से कुछ होगा। क्वेश्चन कहता है एक परमाणु की चौथी ऊर्जा स्तर, चौथी ऊर्जा स्तर का मतलब है n बराबर 4। चौथी ऊर्जा स्तर का मतलब है n बराबर 4 में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या होगी। परमाणु ऑर्बिटल का मतलब है कक्षों की संख्या, तो कक्षों की संख्या के लिए होगा n स्क्वायर, ठीक। क्या होता है n स्क्वायर, तो n का मान रख दीजिए 4 और वर्ग कर दीजिए 4 चौको 16, अर्थात बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब कोष में कुल परमाणु कक्षों की संख्या यदि ज्ञात करनी हो, कोष में कुल परमाणु कक्षों की संख्या ज्ञात करनी हो तो n स्क्वायर फॉर्मूला हम ऐड करते हैं कोष में कुल परमाणु, ठीक। ये 48 का आपका बी राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत तो बता देना, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं। देखिए इस पर हमें अच्छे से बात करनी होगी, थोड़ी अब जगह ले रहे हैं इधर से, बार बार कर तथा अलग कर दिया, बीच हो गया अलग, थोड़ी जगह आ गई, ठीक है। दो विकिरणों की ऊर्जाएं E1 तथा E2, मतलब एक दिया गया आपका E1 और दे रहा E2, ठीक है। E1 बराबर दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, सही से लिखते हैं, पूरा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एक दिया गया E1, एक दिया गया है E2, ठीक। E1 आप देखिए कितना दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 कितना दिया है आपका 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उनकी तरंग दैर्घ्य λ1 तथा λ2 के बीच संबंध बताइए, ठीक। तो संबंध हमें बनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। E1 दिया गया आपका 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 दिया 50 इलेक्ट्रॉन, हमें संबंध बनाना पड़ेगा। अब संबंध बनेगा कैसे, तो आप खुद दिमाग लगाएं, देखो कैसा बनेगा, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। फॉर्मूला होता है E बराबर SC बटे लैम्डा होता है, तो इसको E1 मान लीजिए, तो इसको लैम्डा 1 मान लीजिए। ऐसी सूत्र हो जाएगा आपका E2 बराबर SC बटे λ2। अब क्या कर लीजिए, कुछ नहीं, E2 वो E1 बटे E2 बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सो आप खुद जानते हैं λ2 बटे λ1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पर ये आधा मान SC से SC कट जाएगा ना, ये वाला इससे ये कट जाएगा दोनों, ठीक। तो E1 कितना है 25 और ये कितना है 50, तो λ2 बटी λ1 क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात हाफ इक्वल टू λ2 वही λ1। तो क्या हो जाएगा, कैसे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, तो λ1 बराबर क्या हो जाएगा 2 λ2, लैम्डा बराबर हो 2 λ2, λ1 बराबर 2 λ2, अर्थात यहाँ आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, तो ये संबंध हमें बनाना पड़ेगा, उसी संबंध से हम इसको हल कर सकते हैं जो आपके सामने हमने करके दिया।
बाकी इसके बाद तो जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कौन कौन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-2 3-3 एक मिनट में 2-2 3-3 क्वेश्चन हो जाएंगे कल। ठीक है, सीधा आंसर। तो E1 दिया था, E2 दिया था, सूत्र लगा था E1 बराबर SC बटे लैम्डा 1, सूत्र लगा था E2 बराबर SC बटे लैम्डा 2। तो E1 बाई E2 निकालिए तो जी आपका क्या लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो, क्योंकि JC कट जाएंगे, एक दूसरे को बट जाएगा, जगह नहीं है ऐसे करिए, 25 बाई 50 कर दिया, तो 25 में 25 है, तो हाफ बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, कैसे गुणा कर लीजिए, तो लैम्डा 1 बराबर 2 लैम्डा 2 हो जाएगा, अर्थात B हो जाएगा। अब कैसे करा कर खुद कर भी सकते हैं, कर सकते, छोटे 2 की कक्षा में तो पढ़ नहीं रहे, अरे डॉक्टर बनना है आपको यार, जब डॉक्टर बनना है तो अब समझ जाइए, जब डॉक्टर बनना है तो समझ जाइए क्या चाहिए आपको, मेहनत तो करनी खुद चाहिए आपको। ठीक है, मेहनत तो आप खुद ही करोगे जी। देखिए 49 से क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा 49 है, ये तो हो गया ना, वही तो फिर ले लिया ये क्वेश्चन हो गया, फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए आइए 50 नंबर पे आइए। पता है बच्चों, आपको बता दूं, रात के 9 बजने वाले हैं सब्जी, 3 मिनट रह चुके हैं, काय तो दिखा दूँ, देखो दिखा दूँ, देखिए कितने लगा है, 20:57 लगा, 12 अक्टूबर की बात होगी, 20:58 हो चुका है, हो गया ना, रात के 9 बजने वाले हैं, कहानी तो बना है। अब जो इतनी रात को वीडियो बन रही तो बच्चों आपका तो कर्तव्य बैठता है। यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, ये तो सिंपल सवाल है यार, क्या होगा, पहले आपका छप जाएगा NS, इतना तो पढ़े हुई हो, फिर n में से आप 2 घटाइए, क्योंकि f आदि कक्षा भरनी है तब f आएगा, क्योंकि n-1 करेंगे तो d आएगा। ठीक है, इसके पहले आपका क्या आएगा, NP आएगा, लेकिन NS फिर n-2f फिर NP फिर n-1d, ये बात चलता है। आप देखिए ऐसा कौन NS होगा, ठीक, NS तो सब में है, n-2 ठीक है, ये भी सही है, और फिर NP फिर n-1d, ठीक है, इसलिए आपका ये 50 का C राइट आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो 50 का राइट आंसर हो गया। ठीक, आइए 51 पर बात कर ले रहे हैं हम। क्या कहता है, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में निम्न संकरणों में से किसमें सबसे कम ऊर्जा वाला फोटोन निकलेगा, इनमें से कौन सी है, तो आपको बता दें, इनमें से यदि आपको निकालनी है, एक मिनट, थोड़ा पहले वाले पे थोड़ा 50 वाइट पर हमें डाउट लग रहा है थोड़ा, प्लीज़, सही कह रहे हैं, सही डाउट किया, देखिए सही, दोबारा बात कर ले रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन ने कहा n बराबर 6 है, तो n बराबर अगर 6 है तो चाहे n बराबर 6 हो, चाहे n बराबर 4 हो, या n बराबर कितना भी मान हो, तो पहले तो आपकी NS कक्षा जाती है सर, ठीक, अब फिर अगर F कक्षा में भरना है तो n-2 और F, यहाँ तो सही था आपका, फिर आपका जाएगा n-1, एक इलेक्ट्रॉन कम D कक्षा में, और फिर जाएगा आपका NP, इसका मतलब आपका ए राइट आंसर होगा, C नहीं था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने थोड़ा। ठीक है, n बराबर 4 हो चाहे जितना भी हो, तो पहले NS जाता है, फिर n-2 F जाएगा, फिर n-1 D जाएगा, फिर NP जाएगा, मेरे हिसाब से ये राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुई थी, सॉरी। चलिए, कोई तुरंत ध्यान आ गई इसलिए बात करेंगे। बोर के सिद्धांत में सबसे कम ऊर्जा वाले की बात करना है, तो सबसे कम ऊर्जा वाला होगा जब n बराबर 6 से लेकर n बराबर आप 5 के बीच बात करेंगे। एनर्जी लेवल n बराबर 6 से लेकर एनर्जी लेवल 5 के बीच करोगे तब सबसे कम होगी। ठीक है, इसका मतलब है आपका C राइट आंसर होगा। ठीक है, बोलो बड़ा लाल की जय। आइए 52, ये लास्ट लेक्चर है, कंप्लीट करेंगे आज हम आपको इन चीज़ों को। ये आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अर्थात जो परमाणु संरचना वाला लेसन है ना, आज हम इसको DN बोले तो DN खत्म, कंप्लीट, खत्म थोड़ी करना है, खत्म के लिए कौन इंसान है वो, समझ रहे, DN करेंगे, मतलब छोटा सा, मतलब कंप्लीट करेंगे आज। ठीक, एक उपकोष में जिसके लिए L बराबर 3 है, देखो बच्चों L बराबर कितना दिया है 3 है, N बराबर कितना दिया है 4, तो पहले पता लगाइए, फिर कहता है L बराबर 3 था, N बराबर 4 हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है L बराबर 3 हो तो इसका मतलब है F उपकोष है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ
L बराबर 0 है तो इसका मतलब S होता है, प्रैक्टिकली प्रमाणित है। और यदि L बराबर 1 है तो प्रैक्टिकली प्रमाणित है P है। यदि L बराबर 2 है तो प्रैक्टिकली प्रमाणित है D होगा। यदि L बराबर 3 है तो F होगा। ठीक है, ये आप खुद जानते हैं इस बात को। ठीक, तो इधर L बराबर कितना है 3, तो L बराबर 3 है तो इसका मतलब F आएगा। F है और N बराबर कितना है 4, तो होगा क्या 4F। और आप जानते हैं F में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? F में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14 है। कितनी होती है 14, क्योंकि L बराबर 3 है तो F कक्षा N बराबर 4 है तो 4F में, अच्छा 4F हो तो 3F मतलब F है, F है तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, D में 10 होते हैं। आप जानते हो ना S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। और इनको आधा कर दीजिए तो इनका क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इनका, इनकी ऑर्बिट आ जाएंगी, कक्षा आ जाएंगी। ठीक है, अब आइए 53 नंबर पर बात करते हैं भैया। 53 रुबिडियम, किस पर बात की सुना है? रुबिडियम। रुबिडियम कहलाता है सर जी, एक मिनट, क्या खुलता है, क्या खुलना है? रुबिडियम होता है, रुबिडियम होता है एटॉमिक नंबर 37 Rb। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा तो 37 क्या है? जीनॉन कितना होता है? हीलियम नियोन आर्गन 36, क्रिप्टॉन, हीलियम नियोन आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, तो Kr। फिर क्या हो जाएगा 5s1। ठीक, तो इसकी क्वांटम संख्या निकालना है तो n बराबर तो खुद जानते हैं आप 5 होगा। तो जहाँ 5 है, जो सब में 5 है तब B भर में नहीं है 5, तो उसको छोड़ दीजिए। और यदि S कक्षा है तो L बराबर कितना हो जाए 0, तो L बराबर 0, देखो भी इधर भी है और कहीं L बराबर 0 नहीं है तो बस C राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि S वाला कक्षा है तो L बराबर अपने आप 0 होगा। और जब L 0 है, जब, एक मिनट यार, सही से ही लग पाया। देखो S के आई कितना लगा 5, तो N बराबर 5, तो 5 तो अधिकांश सब में B भर बनेगा। और L बराबर का हो जाए, जब S कक्षा है तो L बराबर 0 होगा, जब L बराबर 0 होते M बराबर भाई 0 होगा। ठीक है, और आप देखो S को मान निकालना होता है, S के लिए आप एक ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि S में एक ही होती है, एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉक वाइज होगा, क्लॉक वाइज तो इसका मान होगा +1/2, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज होता है तो -1/2 होता। ठीक है, इसलिए क्या है +1/2, तो क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर C। ठीक है, तो समझ में आ चुका है। 53 कंप्लीट हो गया। आइए 54 पर बात कर ले रहे हैं। देखिए आइए क्वेश्चन कहता है कि एक p इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग इस प्रकार दिया जाता है। मतलब एक p कक्षक के लिए, p इलेक्ट्रॉन के कक्षक के लिए कोणीय संवेग किस प्रकार होगा? अरे यार सर जी सिंपल सा h/√2π होगा। क्या होगा? h/√2π होगा। कोई दिक्कत है? इस बात को आप ध्यान देना। ठीक, कर सकते हो, कर लेना। आगे चलें 54 के बाद, अभी एक थी, चलिए 55 के बाद और भी क्वेश्चन हो गया हमें लगता है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं होगा मेरे साथ। 61 क्वेश्चन है इसके, लेकिन फिर भी देख लेंगे। एक प्लांक स्थिरांक बोले तो h, तो h का मतलब दिया 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक, प्रकाश की गति, और प्रकाश की गति भी दी जा रही है, ये 3×10 नैनोमीटर प्रति सेकंड है। तो आवृत्ति वाले क्वांटम नंबर के लिए तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में से कौन सी मान सबसे अधिक नजदीक होगी? तो कुछ नहीं करना, सूत्र होता है न्यू बराबर c/λ, तो लैम्डा बराबर होगा c/न्यू, लैम्डा बराबर c/न्यू। c का मान आप खुद जानते हैं 3 इंटू 10⁻17, न्यू का मान कितना है 6×10⁻15, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, अच्छा 0.5 होगा इंटू 10⁻17, और ऊपर की जो 15 10⁻2 की समथिंग हुई, ऊपर जो माइनस और जो प्लस की, -2 बचेगा।
इतना वेवलेंथ होगी आपकी। बताइए समझ आई। देखो आवृत्ति दी गई है 6.15 और वेग दिया गया 3.17। इसको न्यू बराबर सी बटे लेमडा, तो लेमडा बराबर सी बटे लेमडा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की बात करता है निकालने के लिए, तो निकाल सकते हैं। अब इतना छोटा सवाल आप खुद हल नहीं कर सकते तो क्या होगा फिर आपका। ठीक है, करिए हल। देखो बच्चे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हम मानते हैं कि अच्छे कंप्यूटर आपको मिलेंगे और बढ़िया एग्जाम्पल मिलेंगे आपको ज़्यादातर, और अच्छे से सब वाइट बोर्ड मिलेगा, मानता हूँ यार। लेकिन एक बार प्रयास हमारे लिए भी कर लीजिए कुछ, आप कुछ कंप्लीट करके देखिए ना, आपको आनंद आएगा। ना आए तो पता ना। क्या कहता है, निम्न क्वांटम संख्या के साथ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे। समझ रहे हो ना। अधिकतम कहते n बराबर 3 है, l बराबर 1 है, m बराबर -1 है, तो इन क्वांटम संख्या के साथ कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे। तो समथिंग इलेक्ट्रॉन समथिंग होंगे वो 2 ही होंगे। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, क्योंकि अधिकतम कोनो भी क्वांटम संख्या हो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे। एक तो होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 56 का आपका सी राइट आंसर हो गया। आइए 57 का एक समीकरण दिया है आपको, छोटा कर ले रहा हूँ और देख लीजिए, पढ़ते चलेंगे। ठीक है, समीकरण ई बराबर दिया है आपको ये वाला मान, और जड़ स्क्वायर एन पर आधा है। कुछ निष्कर्ष लिखे हैं, इनमें कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा। कौन सा नहीं पूछा, तो देखो जितना एन का मान बाहर होगा उतना कक्षे की त्रिज्या के बाहर होगा, तो ये तो आपका राइट है। अरे ठीक है, जितना कक्षे एन का मान बाहर होगा उतने कक्षे की त्रिज्या अंदर बाहर होगा, तो ये तो सही है आपका, और सही है इसलिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें गलत चाहिए ना। इस समीकरण को प्रयोग करके ऊर्जा का अंतर निकालते हैं, या इस समीकरण निकाल के ऊर्जा का अंतर निकालते हैं, इसलिए इसके भी साइड नहीं है। ये सही है, बात सही कह रहा है, बट क्वेश्चन नहीं कह रहा है ना। क्वेश्चन चाहिए नहीं, नहीं कौन सही नहीं है। तो n बराबर 1 के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऋणात्मक ऊर्जा होगी, नहीं। n बराबर 6 से नहीं होगी, अर्थात यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, 56 का आपका सी राइट आंसर होगा। 56 था 57, ठीक है। आइए 58 की बात करें तो निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम निर्धारित कक्षों की संख्या होगी। अधिकतम कक्षों की संख्या होगी नहीं कक्षीय। तो मैंने अभी आपको बताया भी है, नए कक्षीय संख्या अधिकतम मैंने कहा कोई भी हो। यहाँ पर आप देखो, अब इसको इसके पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, उसी आधार पर इसको भी करना है। ठीक है, हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि आप स्वयं देखें, हमारा मतलब ये है। आइए 59 पर क्या कहता है, 45 नैनोमीटर 45 नैनोमीटर के तरंग के लिए प्रकाश ऊर्जा का मान जूल में है। कहाँ निकालना यार, समझना। 45 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान जूल में निकालो। ऊर्जा का मान निकालो, जूल में निकालो, और प्लांक निदान दिखा दे दो। कुछ नहीं, हाल आपको करना है, मुझे नहीं करना, सूत्र बता रहा हूँ केवल। ई बराबर लगाइए SC बटे लेमडा, क्योंकि एनर्जी आप निकालिए। H का मान दिया है 6.63 10 की पावर -34। जो नैनोमीटर दिया तो इसको बदल लीजिए आप मीटर में, 10 की पावर -9 कर दीजिए, और C का मान दिया 3 10 की पावर 8। हल कर लीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, हम इसको नहीं करेंगे, समथिंग आपका डी आंसर आएगा इसका, करके हल देना। ई बराबर एच रहे थे, H का मान दिया है और C का मान ये दिया है आपका, देखो ये वाला, और एन लेमडा का मान आपका ये दिया है। अरे उल्टा मान रख दिया, ये वाला मान, ये वाला C का मान यहाँ नहीं रखना, ये वाला मान ऊपर रखना है। ध्यान नहीं, मैंने कहा नहीं, मस्त काफ़ी समय हो गया बहुत करते करते, रात के 9:11 हो रहे हैं, तो बर्बाद हो गया थोड़ा। ठीक है, 2 क्वेश्चनों में बर्बाद हुआ मत आज, चलिए कर लेंगे आप। क्वेश्चन कहते हैं 60 के लिए टाइटेनियम परमाणु की द्विकक्षीय ऊर्जा का मान निकालिए।
इसका डी राइट आंसर होगा, आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे इसमें। आइए लास्ट क्वेश्चन पर हम बात कर ले रहे हैं, इसके बाद हमारा इस चैप्टर परमाणु संरचना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, ये मतलब लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है, ये हमारा फाइनल लेक्चर है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। आपको बता दूँ, इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं आपको पता होगा कि हम इसी परमाणु संरचना से संबंधित MCQ करवा रहे हैं, और MCQ करवाने के साथ साथ हमने आप परमाणु संरचना से पहले भी इसकी थ्योरी ली गई है, इस लेसन को हमने पढ़ाया है भी अच्छे से, तो उसको भी आप पढ़ लें। और यदि पहले के लेक्चर यदि ना देखे हों तो इन लेक्चरों को भी आप देखिए। ठीक है, उन लेक्चरों को भी आप देखिए जो लेक्चर आपने देखे ना हो। ठीक है, ये थर्ड लेक्चर है मेरे हिसाब से आपका, मुझे बच्चों नहीं जाने लगी यार अब। ठीक है, इस लेक्चर में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कहता है 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एक 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज होता है, आपको पता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षा में है, इनमें अंतर किस द्वारा किया जा सकता है? तो आपको पता है चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा कह सकते हैं, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मान +1/2 होगा, और ऐसा है तो -1/2 होगा, क्योंकि बाकी तो चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन हो क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉक, इनके लिए NLM के मान समान हो सकते हैं, लेकिन S का मान कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगा। तो किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? हम किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो कक्षक में है उनमें अंतर स्पिन क्वांटम संख्या के द्वारा कर सकते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कक्षक हो, अगर कोई कक्षा हो में कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होंगे हम बार बार कह रहे हैं, तो एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज उनके लिए N, L, M और S। NL, M के तक के तो मान आपके सेम हो सकते हैं, लेकिन S का मान कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से प्रमाणित है कि यदि क्लॉकवाइज कक्षक है तो इसका मान होगा +1/2 S के लिए, और एंटी क्लॉक है तो इसका मान होगा -1/2। देखो बच्चों, लाइट भी आ गई, आपको कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही हुई, तो अब क्या होगा, 61 का ये आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, तब क्या हो गया, आपका डी राइट आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, आपको पता होनी चाहिए हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट हो चुका है परमाणु संरचना का। अब हम एक बार 1-1.5 मिनट आपका और लेंगे, तो हम आपको केवल इतनी जानकारी दे दें, थोड़ी सी स्पेस जगह लेकर, तो कंप्लीट तो हो ही चुका है आपका। थोड़ी सी बात देखो, क्लास 11th का हमने परमाणु संरचना, जिसे बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हमने आपको एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, और ये आज बनाया हमने तीनों लेक्चर, तीसरा लेक्चर। ये जो तीनों लेक्चर हैं, इन लेक्चरों को हम कवर कर चुका हूँ। आज ये लास्ट लेक्चर था, अर्थात ये हमारा फाइनल लेक्चर है। ठीक है, और क्लास 12th में हम आपको सॉलिड स्टेट के समथिंग मुझे ध्यान है जैसे देखना पड़ेगा, 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका है, और दोनों लेक्चरों को देखो, परमाणु संरचना हमने MCQ कराई, तो परमाणु संरचना को हमने पढ़ाया भी है, पहले देख भी सकते हैं, और सॉलिड स्टेट के भी हमने MCQ कराए, तो और सॉलिड स्टेट को हमने डिटेल में पढ़ाया भी है, तो दोनों काम कर दिए हमने इससे। अब क्लास 11 का अगला लेक्चर हम लेके चलेंगे। ठीक है, और अगला लेक्चर 12th का भी लेके चलेंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। कोई समस्या हो या आपको लगता है कि नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो कोई भी जो क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे आपकी हर समस्या
हम दूर कर देंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही बच्चों ने मेरी? तो ये तो सब आपकी ही अपनी प्यारी चैनल है, प्यारी प्यारी हमारी ही चैनल है ना, तो इसको हम फिर देखते हैं और आप आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, चलते बच्चों।